Hello, my dear student. How are you? Fine. I hope you will fine. I am Ratnesh Kumar Pandey. Most welcome to all in my channel Chemistry Classes. आप सभी का स्वागत है. Most welcome. तहे दिल से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस खूबसूरत चैनल केमिस्ट्री क्लास में. मैं हर संडे आपके लिए उपस्थित हूँ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए. Without hesitations, you can ask any type of questions related with your topic. Okay, my dear. Have you any problem? You can see my previous video, lecture 1, 2, 3, 4 and 5. If you have any problem, you can consult with me. Okay, my dear, इतना तो मैं सुविधा देता ही हूँ. This is my benefit for you, for preparations. If you have any problem, you can ask, you can consult, you can discussions with me. Okay? Best of luck. आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है. प्रिपरेशंस कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए अपने हर टॉपिक को. आज हम क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पर डिस्कशंस करेंगे. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. उसके पहले बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पढ़ाने के पीछे हमारा क्या एम है, क्योंकि यह माना जाता है, कहा भी जाता है कि यदि आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया तो समझो केमिस्ट्री आ गई. पीरियोडिक टेबल्स में सारे एलिमेंट इंक्लूड हैं, उनके प्रॉपर्टी के विषय में बताया जाता है और उसी प्रॉपर्टी का यूज आप लोग हर चैप्टर में करोगे. यही इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम कह सकते हैं यूनिट, इकाई है. इसी को लेकर, इसी की क्रियाविधि, मैकेनिज्म को लेकर सारी प्रक्रियाएं केमिस्ट्री की बनाई गई हैं. यदि आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी होगा. ओके माय डियर. यस. तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल्स प्रॉपर्टी के विषय में बताऊंगा और डिस्कशन करूंगा उस पर. ओके, ठीक है. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट में हमने बताया कि जो तत्वों का अरेंज है वह क्या है, एक क्रमबद्ध तरीके से है, एक सिस्टमेटिक तरीके से है, एक व्यवस्थित प्रणाली है. पीरियोडिक टेबल जिसमें अभी तक खोजे गए जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी, गुणधर्म के बेसिस पर क्या किया गया है, उनको ब्लॉक्स में पोजीशन दिया गया है, स्थान दिया गया है. यहाँ पर आप लोग ब्लॉक के विषय में पढ़ते हो. बी ब्लॉक
जिसमें आपको बताया जाता है एस पी डी और एफ ब्लॉक के विषय में। ये 4 ब्लॉक हैं जिस बेसिस पर आपका क्या है पीरियोडिक टेबल्स बनाया गया है। और ब्लॉक का निर्धारण कैसे किया जाता है इसके संदर्भ में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी बातें बताई हैं आपको कि किस प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक का डिटर्मिनेशन करते हैं, चाहे वह एस ब्लॉक का हो, चाहे पी ब्लॉक का हो, चाहे डी ब्लॉक का हो, चाहे वह एफ ब्लॉक का हो। वह मीन्स एलिमेंट। तो हर ब्लॉक का अपना एक क्या है प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी है और सबका आधार एक ही है। हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक के साथ साथ ग्रुप और पीरियड के विषय में भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कह दिया गया एस ब्लॉक के तत्वों के गुणों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यह तो ब्लॉक का क्या करना हो गया, उस स्पेशल गुण को लिखा जाता है जो कि उस ब्लॉक का प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम कहते हैं एस ब्लॉक का भी कुछ प्रॉपर्टी है, पी ब्लॉक का भी कुछ प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक का भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, एफ ब्लॉक का भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। और हर चैप्टर जब आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री का हर चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो इसी से रिलेटेड बातें वहाँ पर बताई जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया तो समझो केमिस्ट्री आ गई, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सारी जो केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं यहाँ पर आप लोग पढ़ते हो और उसको चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, फिर से पढ़ोगे, हर प्रॉपर्टी को देखोगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि जब भी पीरियोडिक टेबल की बात करोगे वहाँ पर ब्लॉक आएगा। तो ब्लॉक डिटर्मिनेशंस हमने बता भी दिया है। यदि नहीं समझ में आया तो हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, किस प्रकार से ब्लॉक को डिटरमाइन किया जाता है, किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे निकाला जाता है कि वह एलिमेंट एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। साथ में हर ब्लॉक में आपको ग्रुप और पीरियड्स मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आपको बताया हमने, क्या बताया, 18 ग्रुप है, जिसमें फर्स्ट ए और जिसे ए और बी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। बी ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं वो किस में रखे गए हैं, डी ब्लॉक में रखे गए हैं। डी ब्लॉक ट्रांजिशंस एलिमेंट बोले जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, है ना, परिवर्ती संयोजकता। और हमने यह भी बताया कि जिनका वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है वो ट्रांजिशंस एलिमेंट होते ही हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मींस डी ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए, वही क्या है, ट्रांजिशंस एलिमेंट है। डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट ट्रांजिशंस नहीं है। लास्ट वाले जो एलिमेंट हैं आपके कैडमियम है, मरकरी है, जिंक है, इन सबों का जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो आप देखोगे इनका डी ऑर्बिटल्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो सकते हैं, वे क्या है, फुलफिल्ड है, भरे हुए हैं, इसलिए वो ट्रांजिशंस
नहीं बोले जाएंगे। इन छोटी बातों पर सब लोग ध्यान नहीं देते। हमने कहा हर ब्लॉक में आपको ग्रुप मिलेगा, पीरियड मिलेगा। तो पीरियड कितने होते हैं टोटल? हमने बोला 7 होते हैं, जिसमें तत्वों को ऑन द बेसिस ऑफ मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32 के बेसिस पर क्या किया गया है? अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो कोई भी ब्लॉक लो, चाहे एस ले लो, पी ले लो, डी ले लो, एफ ले लो, उसमें आपका ग्रुप और पीरियड आना ही आना है। इसी बेसिस पर बनाया गया ग्रुप। जब आप अप टू डाउन जाते हो, ऊपर से नीचे जाते हो, डाउन टू अप जाते हो, तो वो ग्रुप होता है ना। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वह क्या होता है? पीरियड होता है। नंबर ऑफ पीरियड 7 एंड नंबर ऑफ ग्रुप 18। यस में फर्स्ट ए है और सेकेंड ए है। जैसे हमने कहा, देखिए एक को समझाऊंगा। देखो जैसे हमने कहा ना कि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी, उसके गुणधर्म के विषय में एंड रिएक्शंस के विषय में। तो यहाँ पर क्या करोगे? जैसे हमने कहा 4 ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉक का जो हेडिंग होता है, जिसके आधार पर आप क्या करते हो? डिस्क्रिप्शंस करते हो उसका, चाहे वह एस ब्लॉक हो, चाहे बी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, ये ब्लॉक हो गए। अब उसमें आप लोग देखोगे, जैसे हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है। कौन? ए ग्रुप है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जब बनाया गया तो उसमें जो सब ग्रुप थे उसको उन्होंने क्या किया? एक अलग ग्रुप में क्या किया? व्यवस्थित किया, अरेंज किया, जिससे ग्रुप ए और ग्रुप बी की संज्ञा देते हो। तो जितने भी एस और पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में आप देखोगे यहाँ बोरान हो गया, है ना। बोरान कितना होता है? 5 होता है बोरान। फिर कार्बन होता है 6 होता है, फिर नाइट्रोजन होता है 7 होता है, फिर ऑक्सीजन होता है 8 होता है, फिर फ्लोरीन होता है 9 होता है, फिर नियान होता है 10 होता है। तो इसमें क्या किया गया? इसको ऐसे ग्रुप के रूप में लिख दिया गया, इसमें ग्रुप दे दिया गया और इसको बोला गया या नाइट्रोजन फैमिली, या ऑक्सीजन फैमिली है, या फ्लोरीन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली है, ये अक्रिय तत्व हैं। तो इसमें फर्स्ट ए और सेकेंड ए के बाद थर्ड ए यहाँ से शुरू होता है, थर्ड ए, और फिर 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। तो इस प्रकार से S और P ब्लॉक में जो भी एलिमेंट रखे गए, S में क्या है? आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, लिथियम और इसमें बेरिलियम से शुरू होता है। तो यहाँ पर ये लिथियम 3 होता है, ये क्या होता है? 4 होता है, 5 उधर हो गया। तो ए ग्रुप वाले एलिमेंट वाली सिचुएटेड इन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। और ग्रुप डी जो होता है, जैसे हमने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है बच्चों, जैसे हमने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए यार एकदम क्लियर। आज इस चैप्टर को मैं कंप्लीटली क्या करूंगा? समाप्त करूंगा, और इससे रिलेटेड जो भी बातें आएंगी उसको हम समझाते रहेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर।
इससे पीछा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम कह दिए ना कि यह क्या है, बेसिस है टू गेट नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री। यदि केमिस्ट्री को जानना है तो इन बेसिक चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। इसी बेसिस पर आगे की थ्योरी, आगे के जो भी प्रिंसिपल्स हैं बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने कहा डी ब्लॉक कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके विषय में मैं बता चुका हूँ। और इसमें जैसे हमने कहा सेकेंड थर्ड बी से क्या होता है, ये शुरू होता है, थर्ड बी स्कैंडियम आता है इसमें, फिर फोर्थ बी आ जाता है, फिर फोर्थ बी स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, फिर 5B आ जाता है, वेनाडियम आ गया, फिर 6B आ जाता है, क्रोमियम आ गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आ गया 7th B में। लेकिन जैसे ही 8 आता है, 8 को A B में नहीं, ओनली नंबर में, ग्रुप में 8 को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 8 जो है इसमें 3 ग्रुप में डिवाइड है। कौन कौन? जैसे हमने कहा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकिल के लिए इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं। इसको ए भी नहीं लिखा गया। और फिर निकिल के बाद जो है Ni, फिर 2 ग्रुप आते हैं जिसमें फर्स्ट बी और सेकेंड बी को रखा गया। इस प्रकार से 10 एलिमेंट आप देखोगे, 10 ग्रुप देखोगे इसमें। तो 10 ग्रुप में 3 ग्रुप तो आपका इसमें आ गया 8 वाले में। 8 को बी ए नहीं लिखा गया है, ओनली 8 लिखा गया है। 8 में 3 कॉलम आते हैं। और यहाँ निकिल, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर को फर्स्ट बी और जिंक सेकेंड, ये हो गया। इस आधार पर आप देखोगे 18 ग्रुप है। S में 2 हो गया, P में 6 हो गया, मीन्स 2 और 6 8 हो गए, और D में कितना हो गया ग्रुप, 10 हो गया। टोटल मिला के टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू 18। यह 18 ग्रुप का क्या है, पीरियोडिक टेबल्स है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, आधुनिक आवर्त सारणी, या इसको हम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स भी बोलते हैं। और आवर्त में जैसे हमने कहा कि 7 आवर्त हैं, जिसमें पहले आवर्त में 2 एलिमेंट, दूसरे और तीसरे में 8 है ना, और फिर चौथे में आपका क्या है, 18 है, 5वें में भी 18 है, और छठे और 7वें में 32 है, और जिसमें कुछ आर्टिफिशियल्स हैं। इसीलिए 7 पीरियड को क्या बोला जाता है, यह इनकम्प्लीट है। और इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी स्थान दिया गया है, छठे से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल का रूपरेखा मैंने आप लोगों को दिखा दिया, कैसे S है, S और P के बीच में D है, F का स्थान सबसे नीचे है। तो किसी भी ग्रुप पीरियड ये भी हो सकता है कि फर्स्ट आवर्त या सेकेंड आवर्त के तत्वों के गुणों की विवेचना कीजिए। किसी भी आवर्त 7 आवर्त होता है, उसमें उपस्थित तत्वों के गुणों की विवेचना कीजिए। यदि पीरियोडिक टेबल आपको याद है तो यू कैन एक्सप्लेन इन इजी वे व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट हु आर सिचुएटेड इन S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो आज हम उस गुण को
रिवाइज करते हुए आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके बच्चों, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क विथ मी, यू कैन डिस्कस विथ मी। मेरे साथ आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो। मैं ऑलवेज आप लोगों के लिए आज का दिन क्या किया हूँ, खाली रखता हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ओके बच्चों, अभी तो मैं यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्लास 12 का ही वीडियो बनाऊंगा। सारे जो भी मेन रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, नेमिंग है, प्रिपरेशंस मेथड्स हैं, सबको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और मैं आज का दिन आप लोगों के लिए ही छोड़ दिया हूं कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा रिलेटेड विथ केमिस्ट्री आप लोग पूछोगे। आई होप you will ask if you have any problem related with chemistry subject. Okay my dear, thanks। आपका सराहना मिलता रहता है, आपके विचार पढ़ने को मिलते रहते हैं। आप लोग सुझाव भी दे सकते हो कि किस प्रकार से मैं अपने इस टॉपिक को या कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को इजी वे में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, जिससे आप क्या करो, इन इजी वे में लर्निंग कर सको। ओके, यही हमारा एम है और कुछ भी नहीं। नोट्स तो मैं पीडीएफ के द्वारा, अदर के द्वारा क्या करूँगा, आप तक सेंड करता रहूँगा। उसमें आप लोग कोई डाउट मत सोचिएगा कि हमको नोट्स नहीं मिलेंगे। आप लोग यदि नोट्स का डिमांड करोगे तो मैं उसको सेंड कर सकता हूँ वाया पीडीएफ एंड अदर कम्युनिकेशंस। ओके, चलिए ये रहा ब्लॉक के बारे में। तो हम किसी भी ब्लॉक, चाहे एस ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, चाहे वह ग्रुप हो, चाहे पीरियड हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के तत्वों के गुणों की विवेचना कीजिए। तो आप जब जानोगे कि ये तत्व इस ब्लॉक में हैं तो आप कर सकोगे किन माध्यम से, किस माध्यम से हम क्या करते हैं, सारी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं एग्जाम में। तो उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, GU मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम उसके ब्लॉक को बताते हैं, उसके रेडियस को बताते हैं, उसके अदर प्रॉपर्टी को बताते हैं, पीरियड को बताते हैं, जिसके विषय में मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं। और किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बाउरूल्स और बोहर के द्वारा, बोहर थ्योरी के द्वारा हम कैसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसके विषय में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। कि जब पार्टिकल नेचर हो, इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर्स, पार्टिकल्स एंड वेव नेचर, तो दोनों बेसिस पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, इसके विषय में मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। नहीं समझ में आए तो फिर आप पूछ सकते हो। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो होता है, फिर दूसरा होता है एटॉमिक साइज।
और एटॉमिक रेडियस, है ना, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, इसकी भी विषय में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है और अप टू डाउन जाने पर बढ़ता है ना। तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये सब हम बातें बता चुके हैं। प्रायोरिटी क्या दी गई, पीरियोडिक टेबल्स की क्या रूल्स हैं, इसके भी विषय में मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ। एटॉमिक रेडियस की बात आता है तीसरे नंबर पर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, हमने कहा न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है। चार्ज मीन्स कोई भी एलिमेंट यदि क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और रिलीज करता है, तो उस पर क्या होते हैं, चार्ज क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं। या किसी भी एटम्स में जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसका एटॉमिक नंबर से क्या रिलेशनशिप है, और उस बेसिस पर क्या होता है, उसके गुणों की विवेचना की जाती है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बताया ही हूँ, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक उतना ही चार्ज प्लस के रूप में, है ना, प्रोटॉन पर भी होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब किसी भी एटम में इक्वल रहेंगे तो उस एटम का जो नेचर होता है वह क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर, लाइक न्यूट्रॉन, है ना। अब इसी की संख्या को घटा दो बढ़ा दो तो उस पर वैसा चार्ज आता है। यदि प्रोटॉन बढ़ गए तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो निगेटिव। और आयनिक अवस्था जो होता है वह अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल स्टेज। उसमें कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे के साथ क्या करता है, जुड़ना पसंद करता है। आप लोग पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वह तुरंत अटैकिंग रिएजेंट की भांति काम करेगा, चाहे वह नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और वहाँ अटैक करता है जहाँ जिस सबस्ट्रेट पर उसके अनुरूप क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव से ऐड होना चाहता है और पॉजिटिव नेगेटिव से ऐड होना चाहता है, और स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ऐड होकर नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। सारी मैकेनिज्म को आपको बताना है भी। तो यह तो मेन हो गए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया। फिर चौथा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता बोला जाता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी एलिमेंट जो कि क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होता है, अपनी तरफ जो खींचने की क्षमता होती है, अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट, किसका, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है। उससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। शेयर के जो भी शेयर, अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से शेयर करते हैं, किस प्रकार से कोई एटम दूसरे एटम के साथ जुड़कर क्या करता है, होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है।
इन बेसिस पर नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग यूनिट 4 में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको जानना जरूरी है। जितने भी टॉपिक इसमें आप लोगों को पढ़ाए गए सबका यूज है, उसी बेसिस पर आप आगे बढ़ोगे। और यह भी बताया गया कि जो पीरियोडिक टेबल का रूल्स है, व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ, उसमें हमने बताया था कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर। इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किए हैं। लैंथेनाइड सीरीज बनाया गया, एक्टिनाइड सीरीज बनाया गया। लैंथेनाइड में लैंथेनम के बाद 57 के बाद 58 आता है ना। 71 तक के तत्वों को क्या किया गया, आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया। लैंथेनाइड और एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और उस एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यदि एक एलिमेंट का मालूम है तो शेष को आप असेंडिंग ऑर्डर में 1 को क्या करना है, इंक्रीज करना, उस क्रम में आप लोग लिख सकते हो। फिर एक्टिनाइड, एक्टिनम श्रेणी, एक्टिनियम के बाद क्या आता है, एक्टिनाइड श्रेणी आता है ना। तो उसके बारे में भी मैं बताया हूं कि 90 से लेके 103 एलिमेंट को, एक 4F है और एक 5F है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड श्रेणी, उसको नीचे स्थान दिया गया। 14 एलिमेंट को काट के फिर आगे हम क्या करते हैं, आगे के एलिमेंट को डी ब्लॉक में स्थान दिए। कुछ आर्टिफिशियल भी हैं, उसका नेमिंग कैसे किया जाता है, इन सब विषयों पर आपको हम बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद आता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का पूरा एक टॉपिक लगभग 30-40 मिनट का मैं बना चुका हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी, ये 5वां पॉइंट है आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम आई डेल्टा ई डेल्टा आई एच से इंडिकेट करते हैं, है ना। ऐसे इंडिकेट कर लो, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी यह क्या है, ऑलवेज इन पॉजिटिव होता है। यह क्या है, ऑलवेज इन पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव में हमने बताया कि यदि पॉजिटिव कैसे होगा, डेल्टा एच वेरिएबल है, एच डेल्टा लग गया मीन्स यह क्या है, वेरिएबल्स है। एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। डेल्टा एच वेरिएबिलिटी को शो करता है। इसमें क्या होता है, इनिशियल से फाइनल को हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एटम के हीट से हम क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को एज ए कंपेयर करते हैं। तो जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को निकालते हो और उसको आयनाइज करते हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज देते हो, तो निकालने में सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गया। इसमें भी बताया कि इसमें फाइनल में से हम क्या करते हैं, इनिशियल को माइनस करते हैं। फाइनल HF माइनस HI, F फाइनल मीन्स उसका प्रारंभिक जो हीट है उसको इनिशियल बोलते हो। और फिर अभिक्रिया जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, एज ए फाइनल कंडीशन में आ गया, तब उसका हीट क्या है, यदि दोनों को माइनस करते हो तो क्या होता है, डेल्टा H का मान आता है। यदि डेल्टा H क्या है आपका पॉजिटिव हो जा रहा है तो आप कहोगे इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर आप लोग माइनस करोगे तो यहाँ पर ऐसे ही होगा। जैसे फाइनल में से क्या किया हमने, इनिशियल को माइनस किया, आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव, मींस फाइनल की HF इज ग्रेटर देन HI, यस होकर।
कि जो फाइनल का हीट है वह अधिक है इनिशियल से, मीन्स सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया। सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम क्या होता है जिस पर आप वर्क कर रहे हो वह सिस्टम, तो वही सिस्टम की का हीट क्या होता है, बढ़ जाता है, तभी तो ये पॉजिटिव आया। यदि इसका मान अधिक होता तो ये निगेटिव आ जाता। यह भी कंडीशन है ना, तो उसमें घटाते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक, तो ये कंडीशंस के बाद आयनाइजेशन एनर्जी के बाद आज बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके पहले हम बता चुके हैं क्या ऑक्साइड नेचर। ऑक्साइड नेचर क्या होता है, छठा प्रॉपर्टी ऑक्साइड नेचर। ऑक्साइड नेचर किसी भी एलिमेंट को यदि आप क्या करो, ऑक्सीजन के साथ वह क्या करे, जुड़ गया, कंबाइंड हो गया इन सर्टेन रेशियो, एक निश्चित अनुपात में, तो उस एलिमेंट का वह ऑक्साइड बोला जाता है। जैसे हमने कहा दिया लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड ये हो गया लिथियम ऑक्साइड। लिथियम का वैलेंसी लिखोगे प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी, फिर क्या करते हो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका ऑक्साइड निकाल लेते हो। आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड मींस कार्बन की वैलेंसी को ऐड करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो दो ऑक्सीजन कार्बन की चार वैलेंसी को क्या करते हैं, एज ए सेटिस्फाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो कार्बन का ऑक्साइड हो गया, मींस जिस एलिमेंट के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो वह उसका क्या बोला जाता है, ऑक्साइड बोला जाता है। हमने कहा Cl2O, Cl2O मींस क्लोरीन, F2O फ्लोरीन का ऑक्साइड है ना। तो ये ऑक्साइड है जिसमें एलिमेंट हो और ऑक्सीजन हो, और उसके वैलेंसी से क्या करो, एज इसको सेटिस्फाइड कर दो, ऑक्सीजन से उसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दो, या ऑक्सीजन के वैलेंसी को उस एलिमेंट से सेटिस्फाइड कर दो। तो ऑक्साइड नेचर में हमने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि भूल गए, याद रखिएगा बच्चों, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, क्षारीय होते हैं, अल्कलाइन इन नेचर। मींस जितने भी आपके एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या है, ओनली जो भी एलिमेंट हैं मेनली मेटल्स ही हैं। ओनली पी ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल, नॉन मेटल्स और सब मेटलाइट्स तीनों मेटल्स मिलते हैं, जिसको मैं प्रीवियस क्लास में बता भी चुका हूँ आप लोगों को, कौन कौन मेटल्स है, कौन नॉन मेटल्स है, कौन सब मेटलाइट्स है। तो जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इन अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। मींस लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान इंक्रीज करता है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, अल्कलाइन इन नेचर एंड एसिडिक इन नेचर। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर का मान क्या होता है, बढ़ता है। कोई भी एलिमेंट दे दिया, सपोज दैट इसमें हमने कह दिया, इसमें हमने आपसे पूछ दिया कि इन दोनों का कंपेयर करके बताइए कौन एसिडिक नेचर का होगा, कौन क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो एसिडिक और बेसिक नेचर, आप ओनली इस एलिमेंट पर ध्यान दीजिएगा। यदि एलिमेंट मेटल होगा तो उसका ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और एलिमेंट यदि क्या है, नॉन मेटल्स है, तो उसका ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। मींस यह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑक्साइड होगा और यह स्ट्रॉन्ग बेस ऑक्साइड होगा। तो इसमें कंपेयर करने के लिए यदि आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन एक्सप्लेन all type of reasoning questions in easy way.
नो डाउट। ओके, नेक्स्ट ऑक्साइड नेचर के बाद आपका क्या है बच्चों, हाइड्राइड नेचर। 7, 8 है जो भी है, हाइड्राइड नेचर। हाइड्राइड नेचर मीन्स यहाँ पर एलिमेंट होगा और हाइड्रोजन होगा। जैसे हमने कहा NH2 है ना, तो यह नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो गया। H2O यह ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो गया। मीन्स एलिमेंट add with hydrogen in certain ratio, then they will form hydride। वो तब क्या फॉर्म करते, हाइड्राइड, अपना हाइड्राइड बनाते, ओन हाइड्राइड। दे विल फॉर्म ओन हाइड्राइड, अपना हाइड्राइड बनाते हैं, जबकि वे किसके साथ ऐड हो, हाइड्रोजन के साथ। जैसे हमने कहा दिया लिथियम हाइड्राइड हो गया। हमने कहा दिया FH, यह फ्लोरीन का हाइड्राइड है। इसमें भी क्या है, प्रायोरिटी है, मीन्स रूल्स हैं, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट आओगे, अप टू डाउन जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। तो उस बेसिस पर आप उस भी कंपेयर कर सकते हो। फिर आता है ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड मींस जैसे हमने कह दिया सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड नवा पॉइंट, ऑक्सो एसिड्स आपने बोल दिया ऑक्सो एसिड्स है ना। तो इसमें जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें ऑक्सो एसिड में एलिमेंट होगा जिसका ऑक्सो एसिड बनाना है, उसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। प्रायोरिटी है यह कि जिसका ऑक्सो एसिड आपको फॉर्म करना है वह एलिमेंट होगा और उसके साथ क्या करोगे, इन फिक्स्ड रेशियो ऐड विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सो एसिड फॉर्म कर दिया आपने। बहुत सारे ऑक्सो एसिड मिलेंगे जिसमें आपका क्या होगा, ओनली एलिमेंट H3PO4 बोलते हो ना, H3PO4, यह क्या हो गया, फास्फोरस का ऑक्सो एसिड हो गया, जिसमें एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्या करें, सर्टेन रेशियो में क्या करते हैं, परस्पर बॉन्डिंग करते हैं, जुड़ते हैं। जुड़ना, एटम अलग अलग है, इसको जोड़ोगे तो क्या होता है, बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ते हैं। आयनिक कई टाइप के बॉन्ड हैं, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। और एक बार बच्चों, ये जैसे आपका बॉन्ड जितना बड़ा होता है, ये देखिएगा बॉन्ड की लंबाई जितनी बड़ी होगी उसको आप उतने ही इजी वे में तोड़ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यह यदि छोटा है, जितना छोटा होता जाएगा उस पर उतना ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसको तोड़ने के लिए आपको और अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। और यदि आपसे यह क्वेश्चन किया गया कि किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, जिसका बॉन्ड लेंथ अधिक है उसकी स्टेबिलिटी कम, उसको तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है। और जिसका बॉन्ड शॉर्ट है, समझ लो उसको तोड़ने के लिए आपको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखना। पूछता है कौन मोर स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा इन क्वेश्चंस। ठीक, अब इसके बाद आता है, आज थोड़ा हम लोग अपने इस टॉपिक पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या होता है, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर बात करें, जिसे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। मीन्स यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी में आप क्या कर रहे थे, एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे थे, और इसमें क्या करना होता है, गेन करना है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना है। गेन एनर्जी मीन्स इसके दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। या तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालो तब भी उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी मुक्त करना पड़ेगा। ऑलवेज इन नेगेटिव, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा Eg, इलेक्ट्रॉन गेन इथैल्पी के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कर लो, इसके नीचे लिख दो, या ऐसे यहाँ पर भी लिख दोगे, डेल्टा Heg का मतलब इथैल्पी। H क्या है, इथैल्पी मीन्स क्या होता है, उष्मा में परिवर्तन। इथैल्पी मीन्स क्या होता है, उष्मा में परिवर्तन, हीट चेंज के विषय में वह शो करता है, जिसको आप फाइनल माइनस इनिशियल करके क्या करते हो, निकालते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इसका मान ऑलवेज इन नेगेटिव, इसका मान क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। मीन्स सिस्टम के द्वारा क्या किया गया, वर्क किया गया, सिस्टम पर वर्क नहीं हुआ। यदि आप सिस्टम पर वर्क करते तो क्या होता, उसके टेम्परेचर को आप बढ़ा देते, उसके हीट को बढ़ा देते। यहाँ सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। मीन्स यहाँ उस ऊर्जा का क्या होता है, उष्मा के रूप में उत्सर्जन होता है। जब आप उसमें कोई एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन दोगे तो वह क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। उस कंडीशंस में यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, और यह रिएक्शंस कैसा बोला जाता है, एक्सोथर्मिक। इसके पहले आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने बताया था कि वह क्या बोला गया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, आपने सिस्टम को हीट दिया था, लेकिन यह सिस्टम हीट देगा आपको इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसके कारण सिस्टम का क्या हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है ना। फाइनल टेम्परेचर कम हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, जिसके कारण आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसमें एनर्जी को मेजर करने का सेम यूनिट है, हीट को जब भी मेजर करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करोगे। यह क्या हो गया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इथैल्पी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आर किलो जूल पर मोल। मोल मीन्स यही होता है, मोल मीन्स आप एक एटम की बात नहीं करोगे बल्कि अवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम की बात करोगे। यह होता है आपका क्या, यूनिट हो गया। ओके बच्चों, एक मिनट। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपने देखा इलेक्ट्रॉन गेन इथैल्पी का मात्रक कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से एनर्जी क्या होता है, मुक्त होता है, उसका मान नेगेटिव में आता है। अभी आप लोगों को मैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बताऊंगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है ना। कब पॉजिटिव आता है, कब नेगेटिव आता है, क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फिलहाल आप लोग वनली क्या करो, इसका वर्णन करना सीख लो। तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग
affinity और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, तो उसमें एटॉमिक रेडियस आएगा। सबसे पहला फैक्टर होता है एटॉमिक रेडियस। देखिए बच्चों, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस यह पहला फैक्टर बनता है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या, इसके विषय में भी बता चुका हूँ परमाणु त्रिज्या क्या है। फिलहाल आप लोग देख लो, एटम है और उसके आउटर मोस्ट सेल का क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप वैलेंसी सेल बोलते हो। उसका जो इलेक्ट्रॉन है एटम के न्यूक्लियस से जितने डिस्टेंस पर होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का मान जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। मीन्स इसके बीच क्या होता है, एज ए इन प्रोपोर्शनली रिलेशंस होता है। रेडियस का मान देखो कैसे होता है, किसी भी एटम की, ये एटम है, इसका पॉजिटिव पार्ट है, उसके आउटर मोस्ट सेल में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना है। ये आउटर मोस्ट सेल है, सॉरी यह हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। तो एटॉमिक रेडियस जितना छोटा होगा उसको आप उतने ही, यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव चार्ज का मान क्या होता है, बढ़ता है, और सेल क्या होता है, एज ए सेम होता है। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जितना छोटा होगा यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उतने इजी वे में क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। उसके लिए आपको अधिक ऊर्जा देना नहीं पड़ेगा। तो यही कहे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आयनाइजेशन एनर्जी की। यदि यह कम तो क्या होता है, सॉरी ऐसे तो यही होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस, लेकिन क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर कुछ आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट के विषय में भी मैंने बताया है कि एटॉमिक रेडियस छोटा है तो वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट का मान क्या होता है, अधिक होता है, और उसके प्रति क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को एज ऐड करने में क्या होता है, हमको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग समझिएगा कि एस, पी, डी और एफ में जो शील्डिंग इफेक्ट है और स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। एस का सबसे अधिक होता है, फिर बी का, पी का होता है, फिर डी का होता है, सबसे कम एफ में होता है। तो उसी कारण क्या होता है, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एटॉमिक रेडियस यदि छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। मीन्स ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स यदि कोई पूछे तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, सपोज दैट कोई भी एलिमेंट है ए और ए को हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन दें, और तो यह ए माइनस में जब कन्वर्ट होता है, क्योंकि गेन करने पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर जो एनर्जी मुक्त होती है, रिलीज होती है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। अप टू डाउन मीन्स एटॉमिक रेडियस के बेसिस पर आप एक्सप्लेन करोगे, और कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हमने कहा था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो, तो वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से यदि उसमें ऐड करना चाहोगे तो वह लेना एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे हमने कहा D5 को S2 हो, है ना, P3 हो, P6 हो, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, वहीं क्या होता है, फुल फील्ड हो गया या हाफ फील्ड हो गया। यदि ऐसा कंडीशंस आता है तो ठीक अपने एक एलिमेंट वाले से क्या होता है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं,
आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक रेडियस। फिर न्यूक्लियर चार्ज देखा जाता है। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स बताया जो कि न्यूक्लियस पर चार्ज होता है, चार्ज अधिक तो उसमें क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे दोगे, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अधिक होगा तो उसमें इजी वे में इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, इंटर करा दोगे। देखो एटॉमिक रेडियस के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, मींस एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is inversely proportional of 1 upon atomic radius। रेडियस की क्या होता है, वो इन प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। और अनुक्रमानुपात एटॉमिक रेडियस की बाद आता है आपका क्या, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नाभिक आवेश। नाभिक आवेश जितना अधिक उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, इंटर करा सकते हो, है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बढ़ने के साथ साथ हम कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। जो रूल है, प्रायोरिटी है, उसके विषय में हमने बताया है इसमें। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको देखिएगा, समझिएगा। न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस, कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ लोग ये नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान क्या होता है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। उसका क्यों, नियान जैसे हमने कहा नियान Ne, इसका 10 होता है, 1s2 2s2 और 2p6 मींस इसके p ऑर्बिटल में आप देखोगे क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज भी भरे हुए हैं। px py pz ओरिएंटेशंस होता है ऑर्बिटल का, तो उसमें पूरे फुल फील्ड है। अब इसमें ऐड कराना चाहोगे इलेक्ट्रॉन को तो वह आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो वहां पर क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, एज ये कम हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे कम अक्रिय तत्वों का होता है, या फिर हाफ फील्ड वाला होता है, जैसे जिसमें D5 हो या P3 हो। तो ऐसे भी जैसे नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p3। तो इसमें P में हाफ फील्ड व्यवस्था, मींस इसका p ऑर्बिटल जब खींचोगे तो इसमें आप देखोगे px py pz में क्या है, यह सिंगल वे में पड़े हुए हैं। तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, ये क्या है, स्टेबल कंडीशंस है। इसमें एटम नहीं चाहेगा कि हम अपने स्टेबिलिटी को क्या करें, डिस्टर्ब करें, इसलिए वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। तो बाकी एटम तो इलेक्ट्रॉन देने पर खुश होते थे और एनर्जी क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। लेकिन यह एटम क्या होंगे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं अपने स्टेबिलिटी को खो दूं, क्योंकि बॉन्डिंग होता है या अनस्टेबिलिटी होती है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं, अदर से जुड़ते हैं। तो इन सब विषयों पर आप लोग थोड़ा देखिएगा, बार बार हम चर्चा करते रहेंगे। एक्सेप्शनल केस है, 15वां 16वां 17वां ग्रुप में आप लोग देखिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। जितना ऑक्सीजन फैमिली है, जैसे हमने कहा ऑक्सीजन फैमिली में आप लोग देखोगे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, लिबरमोरियम है। तो लिबरमोरियम वैसे आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन बाकी सभी एलिमेंट से कम क्या है, ये इसका ऑक्सीजन का क्या है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान होता है, गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का मान होता है सबसे कम, नेगेटिव। तो आप लोग देखिएगा, ये सब एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस बनते रहेंगे। यदि वो चैप्टर में आए तो उसको हम बार बार क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे। क्योंकि यदि आपने बताया ना हमने कि यदि आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो जो भी एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है उसको भी आप इजी वे में बता सकते हो। ओके,
तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कंडीशंस में वह इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोर एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। फिर उसके बाद अब इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। जो भी एक्सेप्शन होता है, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो उसको पूछिएगा। सारी प्रोसेस उस बेसिस पर है जो एनालिसिस एनर्जी में मैंने बताया है। कुछ एक्सेप्शनल केस पर आपको ध्यान देना है। और इस प्रकार से यह चैप्टर पीरियोडिक टेबल मैंने कंप्लीट किया। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट कर सकते हो, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यदि आज का वीडियो हमारा पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके।